नमस्कार बच्चों, पेपर 60 सीए फाइनल इकोनॉमिक लॉज का पेपर, ऑप्शनल पेपर, कंपटीशन एक्ट। इस एक्ट से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं स्टडी मटेरियल जो कि एप्लीकेबल है फॉर मई 2022 एंड ऑनवर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ चेंजेस। पहली बात मैं बता दूं, कंपटीशन एक्ट में ऐसा कोई रॉकेट साइंस चेंज नहीं है। जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल कॉपी पेस्ट वही पढ़ना है आपने। बस जो चेंज है वो सिर्फ एडिशन के नेचर में है। एडिशन के नेचर में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, देखिए सिंपली कहूं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ एक चीजें ऐड ऑन करके बता दी हैं, जिनके ऊपर मैं ये लेक्चर स्टडी मटेरियल चेंजेस आपसे डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, हमने हैंड रिटन एक एक चीज बनाई है नोट्स, तो आप उन्हीं पेजेस के ऊपर स्पेस पड़ी हो तो हल्की से 2-4 लाइनें ये ऐड ऑन कर लीजिएगा या स्टिकी नोट्स लगा करके लिख लीजिएगा, राइट। और मेनली देखिए ये नया स्टडी मटेरियल है तो उसके पेजेस नंबर थोड़े डिफरेंट होंगे। आपको साइज जो है नई स्टडी मैट का बड़ा दिखेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतने पेजेस उन्होंने इसलिए बढ़ा दिए कि थोड़ा सा ये कह लीजिए जिस तरह से पहले लिख के दे रखा था उन्होंने स्टडी मैट, उसको थोड़ा और रिफाइन कर दिया बेटर वे में। तो उससे क्या होता है, स्पेस ज्यादा लगती है। ऐसा कोई मैं कहूं कोई बहुत बड़ा घबराने या वो वाली बात नहीं है। देखिए हम कार्टेल की डेफिनेशन पढ़ते होते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन सी। तो जैसे कुछ अलग से इन्होंने लिख दिया, कार्टेल्स आर कैंसर्स ऑन द ओपन मार्केट इकोनॉमी। नेचुरल है भाई, कार्टेल बना रहे हो तो कंज्यूमर का तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो एक वर्ड लिख दिया जी, कैंसर ऑन द ओपन मार्केट इकोनॉमी। ओईसीडी के मुताबिक चलिए उन्होंने ये चीज कोट करी है, तो एक आधा कह लीजिए बस इस तरह से, एक आधा इन्होंने पॉइंट ये लिख दिया। आईसीएन की रिपोर्ट जैसे एक लिख दी कि इट इज डिफिकल्ट टू डील विद कार्टेल्स ड्यू टू द फॉलोइंग, कार्टेल्स आर सीक्रेटिव अबाउट देयर इलिसिट बिहेवियर। तो आईसीएन क्या है, आईसीएन है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। मतलब दो चीजें कार्टेल की डेफिनेशन के साथ, दे आर द कैंसर्स ऑन द मार्केट इकोनॉमी, और ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की रिपोर्ट कि हमें कार्टेल्स के साथ डील करने में डिफिकल्टी क्यों है, दे आर सीक्रेटिव अबाउट देयर इलिसिट बिहेवियर। तो इस तरह से कुछ एक दो चीजें इन्होंने, जिसपे ऊपर मैं नहीं मानता कोई एग्जाम में आने वाली है सच कोई खास बात है। मेन यहां से एक चीज आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कार्टेल, थोड़ा आप ये जरूर लिख लीजिएगा। इंटरनेशनल भी हो सकता है भाई, इंपोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो दैट मीन्स कोई बहुत बड़ी चीज चेंज नहीं है। अगर आप नया स्टडी मटेरियल डाउनलोड भी करेंगे तो आपको नॉर्मली जो चेंजेस है ना इनके, इस तरह से देखिए, ये जो एक टेबल बना के एक पर्पल कलर का बैकग्राउंड कह लीजिए जहां आपको दिखेगा, बस वही हल्का फुल्का उनका चेंज है। नेक्स्ट हल्का सा चेंज, जब हम सेक्शन 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, उसमें जब हम बिड रिगिंग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। हल्का सा इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज दी है कि भाई क्या दिया इन्होंने, कुछ ऐसा नहीं, कहता सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड वेज आर, बिड है कैसे उसे रिग करोगे आप, कि आप आइडेंटिकल बिड्स दे रहे हो, जानबूझ के आप इन्फ्लेटेड बिड्स दे रहे हो, आपने एग्रीमेंट कर लिया कि एक दूसरे के अगेंस्ट बिडिंग नहीं करोगे, आपने प्राइसेस वगैरह निकालने के लिए कुछ कॉमन टर्म्स डिसाइड कर ली, और आपने इस तरह से एग्रीमेंट किया कि हम बाहर वाले को स्क्वीज आउट, उसे अंदर नहीं घुसने देंगे, राइट, या हम रोटेशनल बेसिस पे अपना काम कर लेंगे। या कुछ लोग आपस में कुछ कॉम्पिटिटर्स बिडिंग नहीं करेंगे। मेन कह लीजिए फॉर्म्स ऑफ बिड रिगिंग, जैसे इन्होंने लिख के दिया बिड सप्रेशन, कि एक तरह से कोई क्वेश्चन भी डालें कि बिड रिगिंग की फॉर्म्स क्या है, तो ये जरूर आप लिख लीजिएगा। तो कहता है जी, इन दिस वन और मोर कॉम्पिटिटर्स हु अदरवाइज वुड बी एक्सपेक्टेड टू बिड और हु हैव प्रीवियसली बिड एग्री टू रिफ्रेन फ्रॉम बिडिंग। मतलब अगलों ने विड्रॉ कर लिया। सप्रेशन मीन्स लोग आए ही ना, आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि कुछ लोग नहीं आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग, in this some competitors agree to submit bids that are either too high to be accepted or on special terms that will not be acceptable to the buyer. That means आपने बिडिंग तो करी बट बहुत हाई रेट पे, या आपने कुछ क्या डाल दी है कंडीशंस,
थर्ड, बिड रोटेशन, ये वही हो गया जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि एक बार भाई तू ले ले, नेक्स्ट टाइम मैं ले लूंगा, तो आपने एक टर्न बाय टर्न करने की सेटिंग करी। नंबर 4, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसमें कहता है इन दिस कॉम्पिटिटर्स हु एग्री नॉट टू बिड और सबमिट अ लूजिंग बिड फ्रीक्वेंटली रिसीव सब कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स इन एक्सचेंज। मतलब आप बिडिंग नहीं कर रहे हो लेकिन आपको मालूम है आपको क्या मिल जाएंगे, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स इन एक्सचेंज मिल जाएंगे, किससे, सक्सेसफुल बिडर से। तो 4 तरह की यहां बिडिंग के बारे में बताया। सप्रेशन कि आएंगे नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री तो सिंपल हो गया जस्ट दिखाने के लिए, कंडीशनल डाल दिया, या हाई प्राइसिंग, रोटेशन की एक बार तू ले ले नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भाई जो छोटे छोटे बीच के कॉन्ट्रैक्ट हैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मेरे को दे दियो। सेक्शन 4 में हम पढ़ते हैं कि भाई डोमिनेंट पोजीशन पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके अब्यूज के ऊपर, राइट। तो उनमें इन्होंने इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी कह लीजिए, ये 2 नए वर्ड देखिए एक बता दिए हैं, एक है एक्सप्लॉयटेटिव, एक है एक्सक्लूजनरी। एक्सप्लॉयटेटिव में जैसे वो कहता सच एज एक्सेसिव प्राइसिंग या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग भी कह सकते हैं, और एक्सक्लूजनरी जैसे किसी एक्सक्लूजन मीन्स कोई और अंदर ना आ सके, डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस टू अदर्स। ये सब पॉइंट हमने सब पढ़े हुए हैं, बस यूं कह लीजिए इन्होंने ये 2 ब्रॉड कैटेगरी एक तरह से लिख के दे दी हैं, एक्सप्लॉयटेटिव एंड एक्सक्लूजनरी बिहेवियर। तो जहां हमने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पढ़ा है बस वहां पे कह लीजिए इस तरह से ये चार्ट बना लीजिए, बस 2 चीजें, एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सक्लूजनरी। तो बस ये 1-2 इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस हैं। इसके बाद देखिए चैप्टर 3 जिसमें हम पढ़ते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम सेक्शन 7 से 17। तो जिसमें हम सेक्शन नंबर 9 सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, तो वहां इन्होंने क्या किया, आपकी स्क्रीन पे देखिए कुछ सिलेक्शन कमेटी का टेन्योर कह लीजिए और किस तरह से वो सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर रूल्स इंसर्ट किए हैं। ये रूल्स हैं सीसीआई टर्म ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पैनल ऑफ रूल्स 2009। तो कहता है इनका टेन्योर रहेगा 1.5 साल का, ये आपको लिखना पड़ेगा 1.5 साल का। और चाहे आप साथ के साथ अगर मैं पेज नंबर भी बताता जाऊं तो ये स्टडी मैट का पेज नंबर 1.45 है। इसके बाद 1.46 पे कहता है मैनर ऑफ सिलेक्शन, रूल नंबर 4। तो कहता है जब भी कोई वैकेंसी वगैरह अराइज हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेफरेंस देगी कमेटी को, और ताकि कुछ नेम्स, पैनल ऑफ नेम्स उनको रेफर करेगी कि आप इनमें से सेलेक्ट करें। तो कहता कमेटी इस काम के लिए अपना प्रोसीजर तय करेगी किस तरह से उन्होंने सिलेक्शन करनी है, और कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को 120 दिन के भीतर अपनी तरफ से नाम प्रपोज करने हैं। मतलब एक तरह से सिलेक्शन कमेटी का टेन्योर हमने इससे पहले पढ़ा रूल नंबर 3 में 1.5 साल, और 120 दिन के अंदर अंदर जो भी वैकेंसी क्रिएट हुई है आप अपनी तरफ से नाम प्रपोज करके देंगे। कहता है ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ एमसीए शैल बी द कन्वीनर ऑफ द कमिटी। और कमेटी की मीटिंग होगी तो उसका कह लीजिए, कहता है जो कन्वीनर जो मीटिंग बुलाएगा वो होना चाहिए कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का। रूल 5 डील करता है कमेटी के फंक्शंस के ऊपर। तो कहता है कमेटी जब रिकमेंड करेगी ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों का नाम रिकमेंड करेगी कि आप 3 में से सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको ठीक लगता है आप अपॉइंट कर सकते हैं। बस इतना सा ये आपको सेक्शन नंबर 9 के साथ इंसर्ट करना है कमेटी के साथ। मैं मेनली कहूंगा 3 चीजें हमें दिख रही हैं, कमेटी का टेन्योर 1.5 बरस, ये रेफरेंस देंगे 120 दिन के अंदर अंदर, और ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से 3 लोगों का नाम रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करने के लिए। इसी में सेक्शन नंबर 10 में थोड़ा सा कुछ खास पॉइंट नहीं है। सेक्शन नंबर 10 जो कि हम चेयरपर्सन एंड मेंबर्स के ऊपर उनके टर्म, वैकेंसी वगैरह के ऊपर पढ़ते हैं, तो उसके साथ इन्होंने लिख के दिया है कि जैसे हम कहते हैं जब भी अपॉइंट होंगे तो इनको एक ओथ, एक कसम लेनी पड़ती है। तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसा लिखने वाला भी नहीं है। कहता हर आदमी जो अपॉइंट हुआ है चेयरपर्सन तो उसे ऑथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी लेनी है बिफोर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स इन फॉर्म नंबर 1 and 2।
तो ओथ से रिलेटेड क्योंकि रूल्स डाल दिए हैं, तो वो कह रहा है एक फॉर्म नंबर 1 एंड 2 के अंदर आपको चेयरपर्सन साहब को ये ओथ लेनी है। और जो कोई मेंबर है उसको या फिर हम कहते होते हैं जब चेयरपर्सन की कुर्सी खाली हो जाए तो सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है, जो चेयरपर्सन बनता है फॉर टाइम बिंग, कहता है उसको भी ये लेनी है ओथ। यही फॉर्म 1 एंड 2 है और ये उसे लेनी बिफोर द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। मतलब दोनों में फर्क क्या है, यहां मिनिस्टर इंचार्ज के आगे लेनी है, यहां कह रहा है मेंबर्स को सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, उसके आगे फॉर्म नंबर दोनों का क्या है, सेम है। दिस इज ऑन पेज नंबर 1.47। इसके बाद सेक्शन 14 में जब हम कहते हैं जी चेयरपर्सन एंड मेंबर्स इनका रेम्यूनरेशन वगैरह जो भी सरकार फिक्स करेगी, तो उससे रिलेटेड सेक्शन 14 में आप ये इंसर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 3 है किसका है, ये अलग अलग चीज के अलग अलग रूल हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये रेम्यूनरेशन रूल्स हैं एक तरह से। तो कहता है चेयरपर्सन साहब की कंबाइंड कंसोलिडेटेड हर चीजें मिला के मंथली सैलरी 4 लाख रुपए महीना और मेंबर की 3,75,000 पर मंथ। तो सेक्शन 14 में आप इसे ऐड ऑन कर लें, सैलरी 4 लाख रुपए महीना चेयरपर्सन का, मेंबर का 3,75,000 रुपए। इसके बाद देखिए पेज 1.53 पे सेक्शन नंबर 19 जो कि हम इंक्वायरी सेक्शंस के ऊपर लेते होते हैं, चाहे एंटी कॉम्पिटिटिव हो या अब्यूज के ऊपर, उससे रिलेटेड उन्होंने रेगुलेशंस ये इंसर्ट किए हैं। तो कहता है किस तरह से जो इंक्वायरी करनी है उसके ऊपर रेगुलेशन नंबर 12 प्रोसीजर, किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन या रेफरेंस फाइल करनी है। तो कहता है ये आप देंगे सेक्रेटरी या एन ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय सेक्रेटरी, चाहे आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए या आप कुरियर्स से आप भेजिए। तो बस वो प्रोसीजर बता रहा है कि सेक्रेटरी या ऑफिसर ऑथराइज्ड को जो सेक्रेटरी क्या उसको देंगे कुरियर या पोस्ट से। और कहता कोई भी सेपरेट या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे गए हैं उसके लिए कहता 7 दिन आपने पहले देने हैं और उसका एक फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर बुक, कहता ये आपने देने हैं। देन और कहता जिस दिन आपने दे दिए हम मान लेंगे डीम टू हैव बीन प्रेजेंटेड ऑन विच इट इज रिसीव्ड, मतलब जिस दिन उन्हें मिलेंगे उस दिन मान के चलेंगे कि आपने दे दिए हैं। और रेगुलेशन नंबर 13 डील करती है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि भाई साहब या तो आप भेज रहे हैं पोस्ट से या किससे, कुरियर सर्विस से। अब हम कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो डिजिटल आपको क्या करने होंगे, सिग्नेचर यहां करने पड़ेंगे। इसके बाद रेगुलेशन नंबर 13 कहती है अगर आपने सीसीआई को कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी रेफरेंस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, तो कहता है ये जब आप फाइलिंग करेंगे किस तरह से करेंगे। कहता 12 साइज का फॉन्ट हो, एरियल वाला फॉन्ट हो, A4 पेज हो, वाइट पेपर हो और डबल स्पेस, मतलब विद 2 इंच मार्जिन ऑन द लेफ्ट। बस ये अब देखिए फालतू की बातें, ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाली चीज कोई ये अमेंडमेंट से नहीं हम पढ़ रहे हैं। देन कहता कम से कम आप 8 कॉपी लगा के देंगे इन एडिशन टू सॉफ्ट कॉपी। और सेक्रेटरी हो सकता है पब्लिक अनाउंसमेंट से ये बताए कि 8 कॉपी से वो ज्यादा भी मांग सकता है और कम भी मांग सकता है। देन कहता है जब भी आप ये फाइलिंग करोगे उसके लिए फीस है। अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हैं तो 5,000 है, अगर आप एनजीओ हो तो 10,000 है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप या फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो 2 करोड़ की लेकिन आपकी क्या है टर्नओवर पिछले साल की, तो 40,000 है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है एंड अप टू 50 करोड़ है तो 1 लाख है। बाकी केसेस में आपको 5 लाख की फीस भी साथ में देनी पड़ेगी। तो देखिए ये फीस की हमने बात करी कि आपने जब भी कोई इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है साथ में आपने फीस जमा करवानी है। इंडिविजुअल एचएफ 5,000 हो गया, एनजीओ वगैरह 10,000 हो गया
और कोई भी हो गया, यूं कह लीजिए आपकी टर्नओवर के ऊपर है, 2 करोड़ तक की हो तो 40,000 है, वरना 50 करोड़ तक की हो, 2 करोड़ से ज्यादा तो 1 लाख है, और कह लीजिए जैसे 50 करोड़ से ज्यादा की हो तो 5 लाख की आपको फीस भी लगा के देनी पड़ेगी। इसके बाद बेटा पेज 1.74 पे ये हमें दे रखा है, दिस इज विद रिगार्ड टू सेक्शन नंबर 33। सीसीआई की हम पावर पढ़ते होते हैं कि इंटरिम ऑर्डर वो जारी कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड भी इन्होंने एक रेगुलेशन नंबर 31 इंसर्ट करी है। यहां सब रेगुलेशन नंबर 1 में देखिए सच कुछ नहीं लिखा है, बस वही कि इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं। मेन यहां लिखा है कि इंटरिम ऑर्डर के आने के, जैसे आपने इंटरिम ऑर्डर 33 में दिया, आप फाइनल ऑर्डर देंगे 90 डेज के अंदर अंदर, बस ये लिख लो आप। सेक्शन नंबर देखिए 33 में जब हम पढ़ते हैं इंटरिम ऑर्डर जो आया, उससे रिलेटेड ये रेगुलेशन इंसर्ट होती है कि फाइनल ऑर्डर आना चाहिए 90 दिन के भीतर भीतर, बस इतना सा ये पॉइंट। चैप्टर 6 हम पढ़ते हैं पेनल्टीज। पेनल्टीज में सेक्शन 43 में इन्होंने एक केस कोट किया है, SCM सॉलिफ्रेट लिमिटेड वर्सेस CCI, जहां कहा गया कि भैया जब आप 43 में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपने CCI का या DG का ऑर्डर नहीं माना, डायरेक्शंस नहीं मानी, तो पेनल्टी लगेगी। तो कहता है मेंसरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मतलब यूं कह लीजिए कि विलफुल या मेलाफाइड इंटेंशन, कि आप जानते हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। बस इस पॉइंट पे ये एक केस है, एंड दिस इज पेज नंबर 1.80 ऑन न्यू स्टडी मैट। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं कि आपके ऊपर कम पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। सेक्शन नंबर 46 में पावर टू इंपोज लेसर पेनल्टी, इसके ऊपर उन्होंने रेगुलेशंस कुछ इंसर्ट करी है कि आपके ऊपर हम लगा रहे हैं कम पेनल्टी। उसके ऊपर रेगुलेशन 3 कहता है कुछ कंडीशंस हैं। एक, अब आप कार्टेल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, आपने सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स दे दिए हैं। नंबर 3, सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस आपने दिए हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हो फुली हर तरीके से हर इन्वेस्टिगेशन में, आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह डिस्ट्रॉय, कंसील, छुपाए नहीं है, मैनिपुलेट वगैरह नहीं किए हैं। एंड 1A यहां इंपॉर्टेंट रहेगा, कहता अगर आप इंटरप्राइज हैं, जो हम 2H में पढ़ के आते हैं, इट शैल ऑल्सो प्रोवाइड द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स, कहता आपने साथ में उन इंडिविजुअल्स का नाम भी बताना है जो कार्टेल में इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने कहा है हमारे ऊपर लेस पेनल्टी लगाई जाए। तो कहता आप कार्टेल में इन्वॉल्व है, आप चाहे इंटरप्राइज है, एप्लीकेंट जो लेसर पनिशमेंट चाहता है, लेकिन उसके अंदर साथ में कुछ इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं। इसके बाद देखिए कहता फिर ये CCI की डिस्क्रिशन है, कुछ भी वो सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस भी आपके ऊपर लगा सकते हैं, जो भी सबूत वगैरह पेश हुए हैं कि कम पेनल्टी जो भी लगानी है, ये देखेंगे किस स्टेज पे आप आए हो, क्या एविडेंस आप दे रहे हो, आपकी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी वगैरह क्या है, मतलब अंदर कोई इतना बड़ा कंटेंट नहीं है। और रेगुलेशन 4 ये कहती है कि जो भी एप्लीकेंट एंटरप्राइज था या इंडिविजुअल था जो कि चाहता है लेसर पेनल्टी लगे, तो CCI डिसाइड करेगी कुछ इस तरीके से कि जो एप्लीकेंट या इंडिविजुअल है कि रिडक्शन हम दे सकते हैं अप टू और इक्वल टू 100%, मतलब सारी की सारी पेनल्टी माफ भी की जा सकती है। इफ द एप्लीकेंट इज द फर्स्ट, आप सबसे पहले अगर हैं डिस्क्लोजर देने के लिए, जो गड़बड़ हुई थी, अगर आप पहले हैं तो इतना आपको माफ किया जा सकता है। क्लॉज भी कहती है चाहे आप फर्स्ट हैं, फर्स्ट के बाद, यह है इंपॉर्टेंट, सब्सिक्वेंट टू फर्स्ट एप्लीकेंट है, पहले वाले को पूरा भी माफ किया जा सकता है। तो कहता है हम आपकी पेनल्टी रिड्यूस करते समय यह देखेंगे कि कितना ज्यादा आपने ऐड किया है वैल्यू टू द एविडेंस, तो उसके हिसाब से हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। देन कहता है रिडक्शन इन द मॉनेटरी लिमिट रेफर्ड इन क्लॉज बी, ये क्लॉज बी की यहां बात हो रही है कि कितना करेंगे, जैसे जो पहला था उसको तो 100% कर दिया। कहता अगर आप प्रायोरिटी स्टेटस में सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड है, तो हम आपको माफ कर सकते हैं 50%, और अगर आप सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी हैं, तो हम आपको माफ करेंगे 30%।
तो कितनी पेनल्टी कम हो रही है? अगर आप फर्स्ट विसल ब्लोअर कह लो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सब कुछ सच बता रहे हो, तो 100% हो सकता है। सेकेंड इन नंबर है तो 50%, थर्ड या ऑनवर्ड है तो 30%। तो ये चीज एक काफी अच्छा है, इसे आप ध्यान से 100% लिख लें। दिस इज ऑन पेज नंबर 1.84। तो पेनल्टी कितनी रिड्यूस हो सकती है, तो बस इतनी सी ये चीज। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 8 फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट, जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 50 से 53। तो इसमें देखिए पेज नंबर 1.88। तो ये सेक्शन नंबर 51 से रिलेटेड कि जो भी पैसा जो है, फंड जो क्रिएट होता है, कंपटीशन फंड जैसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड हल्का सा ही कहता है, सेक्शन नंबर 51 के अंदर ऐड करेंगे आप। तो बस ये रूल दिया है, कहता है जो भी खर्चा होगा इसके अंदर से, हर ऑफिसर जो ऑथराइज कर रहा है एक्सपेंडिचर कंपटीशन फंड से, टू बी गाइडेड बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी एंड अदर रूल्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो कहता है बस इस चीज का आपने टू बी गाइडेड बाय। सेक्शन 52 जो कि हम पढ़ते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट पे, तो उससे रिलेटेड रूल नंबर 3 कहता है आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं। और रूल नंबर 5 कहता है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स 12 महीने की बनाओगे, वो पता भी है आपको, 31 मार्च तक आप बनाएंगे। तो इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास है ही नहीं भैया। साथ में कहता है बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, भाई ये भी पता ही है आपको। और जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे वो ऑब्वियसली अप्रूव कौन करेगा? CCI, उनका चेयरपर्सन क्या करेगा? साइन करेगा। और साथ में कहता है किसको फॉरवर्ड करेंगे? CAG को करेंगे, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, विद इन 3 मंथ्स, ये मेन आपको लेके चलना है, प्रश्न बनता है यहाँ पे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ईयर। और उसके बाद ये CAG सर्टिफाई कर देगा और कहाँ पेश कर दिए जाएंगे? बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और कहता है जो अकाउंट्स वगैरह हैं ये आपने कह लीजिए प्रिजर्व करने हैं कम से कम 10 साल के लिए। पिछले 10 साल के आपने अकाउंट्स वगैरह ये सब कुछ क्या करने हैं? प्रिजर्व करने हैं। जैसे नॉर्मली हम कंपनीज अकाउंट में, कंपनीज लॉ में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 128, 8 साल के लिए, यहां कहता है 10 साल के लिए आपने प्रिजर्व करने हैं। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? मेन कि ऑडिट के लिए CAG ये सब कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन यहां टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर। बस ये चीज आपको हल्का सा एक वर्ड डालना है, 3 महीने के अंदर। एंड देन ये रूल नंबर 6 कि 10 साल के लिए आपने क्या करने हैं? प्रिजर्व इन्हें करना है। देयर आफ्टर अंडर सेक्शन 53 जो हम पढ़ते हैं एनुअल रिटर्न, जो हर साल बनानी होती है, इससे रिलेटेड ये पेज नंबर 190 पे है। तो एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड रूल नंबर 3 कहता है कि हर साल तो बनानी है, जो स्केड्यूल में फॉर्म दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के बनानी है। और मेन बस हमारे लिए पॉइंट है कि ये एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी 180 दिन के भीतर भीतर। कहां से? 31 मार्च के बाद। मतलब मेन है सिर्फ टाइम पीरियड की एनुअल रिटर्न की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बस ये चीज आपको अपने नोट्स में इंसर्ट करनी है, हैंड रिटन में बस इतना डाल लीजिए। तो इसके साथ कंपटीशन एक्ट स्टडी मटेरियल में जो चेंजेस थे जितने पुराने मैट के साथ, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। होप सो आपको ये यूटिलिटी मिले। थैंक यू।